यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। बात समझ में? इसको आप सेकंड इनवर्सली, अगर 0.1 सेकंड से पहले आ जाती है साउंड वापस, आपको एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एयर की बात करें तो ये आपका गैस है, और ग्लास की बात करें तो ये भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ही बताइए नहीं है, सबसे स्लो एम्पलीट्यूड नहीं डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड हाई होगा, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, स्पीड भी नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर। पिच, ठीक है, शार्पनेस जो होता है वो पिच, लड़की का पिच हाई होता है कंपेयर टू बॉयज का पिच जो होता है वो थोड़ा लो होता है बैक एंड फोर्थ में, और जो ट्रांसवर्सल करती है वो करती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझिए लाइट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, लाइट का जो वेव होता है लाइट नंबर बी वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल भी होता है साउंड, और मैकेनिकल भी होता है क्या, साउंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ट्रांसवर्स ये हो जाएगा आपका क्या, ये तो दोनों का दोनों लाइट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, और रिफ्लेक्ट होकर साउंड आने में कितना टाइम लगना चाहिए, 0.1 सेकंड जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तभी आपको राइट आंसर। अब पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पे। हेलो एनर्जेटिक चैंपियन, वेलकम बैक टू माय एनर्जेटिक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साउंड के बारे में। अब इसमें से हम जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एग्जाम में अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, उससे हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, और उसी 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहे, और लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया है जो आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है साउंड इट प्रोड्यूस ड्यू टू। तो आप समझिए, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपने ऑलरेडी साउंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से हम जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें थोड़ा बहुत हम उस चीज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी आपने जो भी क्लास में आपने पढ़ा, जहां भी पढ़े होंगे, आपने सारा क्लास पढ़ लिया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साउंड इट प्रोड्यूस ड्यू टू। साउंड प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन और डिफ्रैक्शन। अब समझिए साउंड जो होता है, साउंड को वेव, साउंड को ट्रेवल, मतलब जो भी साउंड कहीं से भी निकलती है, जहां पे विदाउट ऑफ वाइब्रेट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, विदाउट वाइब्रेशन के कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। आप चाहे कहीं से ले ले, जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। बस समझ में आए? तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर साउंड प्रोपोगेशन। अब इसमें से क्या नेसेसरी है साउंड को मतलब ट्रेवल करने के लिए। अब समझिए साउंड ट्रेवल करती है बिकॉज ऑफ, जब तक मीडियम कोई ना कोई उसे ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, या फिर गैस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे वैक्यूम, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम नहीं, साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है बट साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी मीडियम, ये आंसर आपका सही होगा। साउंड ट्रेवल करती है किसी न किसी मीडियम के थ्रू, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड को किसी न किसी मीडियम हो, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर गैस हो। बात समझ में आए? यहाँ पे लाइट है तो लाइट भी आंसर नहीं होगा, और हीट तो होगा ही नहीं। तो जो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी न किसी मीडियम के। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। अब समझिए जो साउंड का स्पीड होता है वो किस में मैक्सिमम होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में। अब देखिए जिस साउंड का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स में, उसके बाद होता है लिक्विड में। अगर एक नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सबसे एक नंबर, और लिक्विड में होता है सेकंड, मतलब लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है सबसे, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं। तो जिसका पार्टिकल ज्यादा कॉम्प्रेस होगा उसका उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा होगी। तो साउंड का स्पीड जो सबसे ज्यादा होगी किस में होगी, सॉलिड में, उसके बाद फिर लिक्विड में, क्योंकि आपको पता होगा कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो साउंड के कंपेयर में थोड़ा सा क्या होता है, कम कॉम्प्रेस होता है, बट गैस के कंपेयर में वो ज्यादा ही होता है। तो लिक्विड में सेकंड होगा, और थर्ड ऑप्शन होगा आपका गैस। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा, यहाँ इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। वैक्यूम में तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती साउंड, जो होता है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब समझिए फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है, एक मिनट,
अब फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो वो होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए 1 बाय टाइम पीरियड, अब देखिए इसके हिसाब से टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और 1 तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाय सेकेंड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट जो हम यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं वो इसका जो ऐसा यूनिट मानते हैं वो मानते हैं हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका हर्ट्ज, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हर्ट्ज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इन ह्यूमंस। अब देखिए जो इंसान जिस साउंड को सुन सकता है, ह्यूमंस मतलब इंसान, उसका जो रेंज होता है वो सुनने का, ऑडिबल साउंड मतलब होता है कि जो ह्यूमन सुन सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन सुनने का जो रेंज होता है साउंड का वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच। अगर इससे कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब 15 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज, तो वो ह्यूमंस मतलब इंसान वो साउंड को नहीं सुन सकता। अगर 20,000 से ज्यादा होगी, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है साउंड, तो वो भी इंसान नहीं सुन पाता है। अगर 20,000 से ज्यादा होगी, प्लस होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासाउंड। बात समझ में आई? तो जो ह्यूमन जो इंसान सुन सकता है जो साउंड का, वो हो जाएगा उसका कैपेसिटी होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड हैज फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड। और अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा कम होगी, 20 हर्ट्ज से अगर लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासाउंड। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है लेस देन 20 हर्ट्ज, ये हो जाएगा आपका इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड अब यहाँ लिखा है इक्वल टू 20 हर्ट्ज, तो ये तो होगा नहीं, जो होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई? और ह्यूमंस का जो होता है वो होता है बिटवीन 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का चीज को क्या सुन सकते इंसान, ह्यूमंस मतलब सुन सकता है, ऑडिबल होता है ह्यूमंस के लिए। बट अगर लेस देन 20 हर्ट्ज होता है तो इसको हम लोग इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और ग्रेटर देन होता है तो इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट। कौन से मीडियम में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करती है? आपको हम पता है अभी जस्ट कि सबसे जो फास्ट होती है साउंड की स्पीड वो होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट में। सॉलिड ऑब्जेक्ट में सबसे फास्ट होती है, उसके बाद होती है लिक्विड ऑब्जेक्ट में, उससे भी कम होती है गैस में, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स जो होती है वो बहुत दूर दूर होती है। और अगर हम लिक्विड के कंपेयर करें तो वो थोड़ा पास होती है, और अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो वो ज्यादा ही पास होती है। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा जो होगी वो होगी आपका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो यहाँ पे आंसर है विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट। तो यहाँ पे जो होगा एयर की बात, एयर हो जाएगा आपका गैस, वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड, और स्टील की बात करें तो ये आपका होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉलिड ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कौन से मीडियम में सबसे फास्टेस्ट होगा वो होगा आपका स्टील मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव इन साउंड। अब समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। बेसिस ऑफ मीडियम की बात करें तो वेव का जो होता है दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा होता है वो मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गया। ठीक है, बट मैकेनिकल वेव क्या होता है? वो होता है वैसा वेव जिसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउंड मैकेनिकल वेव तो है नहीं। फिर अगर बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो दो टाइप्स के वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जो
बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करती है, मतलब कि इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसवर्सल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लाइट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव क्या होता है, विच वेव इज साउंड, तो वेव हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज कॉल्ड। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर हम जनरली हम वेव जो फॉर्म करते हैं वो कुछ इस तरह इस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि दो सक्सेसिव, मतलब इसके और इसके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके और ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बाबू, वेवलेंथ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेवलेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच उसका ज्यादा, पिच मतलब कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी। अब समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितना वेव फॉर्म हो रहा है। बात समझ भाई, कहने का मतलब है कि जैसे एक सेकंड में ये कितना फॉर्म हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। पिच जिसका पिच ज्यादा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर लो पिच होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। और अगर हम कंपेयर करें कि गर्ल्स और बॉयज में, तो गर्ल्स का पिच जो होता है वो हाई होता है और बॉयज का जो पिच होता है वो थोड़ा लो होता है। बात समझ में आई। तो पिच जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिच समझ में आया, सॉरी फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि एक सेकंड में हमने ये कितना वेव फॉर्म किया, दैट मींस ये कितना साइकिल कंप्लीट किया, ऑस्किलेशन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर कितना साइकिल कंप्लीट किया एक सेकंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ठीक है। या फिर इसको आप सेकंड इनवर्सली ये कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पिच। अब अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका पिच भी हाई होगा। अब यहाँ पे पहला है लो फ्रीक्वेंसी साउंड, ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी इसका लो होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है उसका जिसका पिच हाई है वो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पिच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे पिच भी क्या होगा, अगर हम पिच की बात करें तो यहाँ पे पिच भी लो होगा। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, तो पिच भी हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। अब समझिए टाइम पीरियड क्या होता है, कि जैसे समझिए ये आपका वेव है, ठीक है, ये आपका वेव है। अब यहां से लेके ये आपका एक साइकिल या एक ऑस्किलेशन होता है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। बात समझ में आई। या तो आप यहां से अगर लेते हैं तो यहां से लेके यहां तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन या वन साइकिल बोले, जो भी बोले, तो वो एक कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेकंड में कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ आपको पता है कि यहाँ ये क्रिस्ट से ये क्रिस्ट का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। बात समझ में आई। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितना ऑस्किलेशन या कितना साइकिल कंप्लीट होता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और टाइम पीरियड क्या होगा, एक ऑस्किलेशन या फिर एक साइकिल कंप्लीट में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। बात समझ में आई, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला, एको इज हियर व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस आफ्टर। अब समझिए एको होता क्या है। एको जो होता है वो होता है, जैसे मान के चलिए कि आप ये यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है।
अब यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां से जो वापस आएगी, मतलब नहीं होता है जब आप पहाड़ वगैरह पे, माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपको आपकी आवाज ही दोबारा सुनाई देती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एको। अब समझिए होता कैसे, जहां से साउंड निकल रही है और जो जहां से रिफ्लेक्ट होके, मतलब टकरा के वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होके, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 17.2 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। और टकरा के अगर वापस आने का मतलब अगर 0.1 सेकंड से पहले साउंड वापस आ जाती है तो इसको सुनाई नहीं देगा, मतलब एको सुनाई नहीं देगा। अगर आफ्टर 0.1 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड के बाद अगर आपको साउंड आती है तो वो आपको एको सुनाई देगी। बस समझ में एको क्या होता है? कहने का मतलब है कि जो जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड कोई जहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से ज्यादा होगा तभी क्या होगा, एको आपको सुनाई देगा। अगर 17.2 मीटर से कम होती है तो आपको एको सुनाई नहीं देगी। अगर रिफ्लेक्टेड होने का टाइम जो होगा, अगर 0.1 सेकंड से पहले आ जाती है साउंड वापस, मतलब आपने बोला और आपका साउंड 0.1 सेकंड से वापस पहले आ जाती है, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, एको नहीं होगा। अगर आफ्टर 0.1 सेकंड आती है तो आप क्या बोल सकते हो, उसको एको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए एयर में जो उसका मिनिमम डिस्टेंस है, हमने बताया था अभी कि 17.2 मीटर है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्स मान सकते हैं कि 17 मीटर। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है एको, मतलब जब रिफ्लेक्टेड, जैसे यहाँ से साउंड निकला और ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 अप्रोक्स अगर माने तो 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको एको सुनाई नहीं देगी। अगर इससे ज्यादा होगी तो आपको एको सुनाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपका कि द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अभी हमने आपको बताए थे कि फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे बात करें कि एक सेकंड में ये ऑस्किलेशन कितना कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे एक दो, मतलब दो, एक सेकंड में दो ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना कंप्लीट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड बोलते हैं कि ये एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। वेवलेंथ की बात करें तो ये क्रिस्ट, दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है ये मीन से कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विथ। अगर एयर में जो होता है, अगर आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हैं तो साउंड का स्पीड जो होता है वो इंक्रीज होता है। हालांकि ह्यूमिडिटी से भी साउंड का, जैसे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो भी साउंड जो होता है वो क्या, साउंड का स्पीड, स्पीड जो होता है वो साउंड का वो इंक्रीज होता है। बट आपका इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। बस समझ में? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे, अगर आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जो बैक एंड फोर्थ में ट्रेवल करती है, जो इस तरह से ट्रेवल करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्सल वेव की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात करें, ट्रांसवर्सल वेव होता है जो मतलब लाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जो बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करती है। बोला इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेव।
इन सर्कुलर पाथ, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, हाँ ऑप्शन नंबर जिस डायरेक्शन में उस तरह से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोला है कि द लाउडनेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का। ठीक है, अगर आप लाउडनेस बढ़ाते हैं तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो एक सेकंड में कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ पढ़ाई दिए थे। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। अगर एयर की बात करें, हवा में, एयर में, तो वो होता है 344 मीटर पर सेकंड। एयर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल लेके बात करें तो अराउंड इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अभी हम जस्ट बताया था आपको कि टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का सेकंड, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ एम्पलीट्यूड का भी आपको, एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को भी हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, मीटर में। और डेसिबल होता है आपका लाउडनेस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है आपका एक्सेसिव रिवाइब्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय। अब देखिए रिवाइब्रेशन क्या होता है ये समझिए। हमने एको पढ़ा था, बच्चे एको रिवाइब्रेशन में कंफ्यूज होते हैं। एको क्या होता है, एको का जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड मतलब जहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आने का टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकंड। बट रिवाइब्रेशन कुछ नहीं है, रिवाइब्रेशन ऐसा होता है कि आप अगर मान के चलिए आप बाथरूम में हैं, ठीक है, आप जब कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज मल्टीपल टाइम से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस सुनाई देती है। मतलब नीचे से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, साइड से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, मतलब मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड अगर आपको सुनाई देती है उसको हम लोग रिवाइब्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम नो, यूजिंग ग्लास वॉल्स नो, यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। हाँ, रिवाइब्रेशन खत्म करने के लिए आपको वहां पे एब्जॉर्बिंग, अगर आप क्लास में कहीं बैठे हुए हैं या फिर कहीं पे भी, अगर वो पूरा क्लास खाली है, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपका वॉइस जो है वो मल्टीपल टाइम आपको सुनाई देता है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्ट करके आपको सुनाई। लेकिन वहीं पे अगर उसी क्लास में आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे या फिर कोई भी एब्जॉर्बर चीज लगा देते हैं तो आपको रिवाइब्रेशन बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो क्या करता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ साउंड को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपको रिवाइब्रेशन को खत्म करना है, रिड्यूस मतलब कम करना है, तो आपको किसी न किसी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी सर ऑनलाइन वगैरह क्लास वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह लगाते हैं या फिर कारपेट वगैरह नीचे में बिछाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल, मतलब ये क्या करता है, रिवाइब्रेशन को कंप्लीटली खत्म करता है, साउंड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है। फॉर्म वगैरह ज्यादातर साउंड मटेरियल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है साउंड को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है, अगर सॉलिड है, सॉलिड मीडियम है तो इसमें स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू लिक्विड। अगर लिक्विड है तो स्पीड कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है आप किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। अगर सॉलिड के मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। लिक्विड के मीडियम में ट्रेवल कर रही है मतलब वाटर वगैरह में, तो उसका स्पीड कम होगा, और गैस में तो सबसे कम होती है। तो स्पीड जो होता है डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए साउंड वेव ट्रेवल्स 680 मीटर इन 2 सेकंड। स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है और टाइम क्या है आपका 2 सेकंड। तो स्पीड इसका क्या कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 340 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 340 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। अब समझिए आप, वैसे तो आपका एनसीईआरटी से सोनार
ये टॉपिक ही बिल्कुल हटा दिया गया, क्यों हटाया आई डोंट नो, बट ये टॉपिक बहुत अच्छा था आपके अगर साउंड चैप्टर की बात करें तो, बट ये अभी फिलहाल रिमूव हो चुका है। तो स्पीड इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डेप्थ सी का जो डेप्थ मापने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है साउंड ट्रेवल स्लो इन, अच्छा सबसे स्लो साउंड किसमें ट्रेवल करती है। अगर हम बात करें सबसे फास्ट स्टेट का तो हो जाएगा आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट में, उसके बाद लिक्विड ऑब्जेक्ट में, उसके बाद गैस ऑब्जेक्ट में। अगर यहाँ पे स्टील आपका क्या है, ये आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है। वाटर की बात करें तो ये आपका लिक्विड ऑब्जेक्ट है। एयर की बात करें तो ये आपका गैस है, और ग्लास की बात करें तो ये भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ही बताइए कि सबसे स्लो किसमें, कौन सा ऑब्जेक्ट में काम करेगा, मतलब सबसे स्लो ट्रेवल किसमें करेगा। आपको पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड, और गैस में सबसे कम होती है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे स्लो पूछ रहे हैं तो सबसे कम गैस होना चाहिए, ये आपका सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ये आपका लिक्विड है, ये भी नहीं होगा। ये आपका गैस है, तो एयर में सबसे कम होता है, ठीक है। साउंड का जो स्पीड एयर में होता है वो सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट नहीं करता है स्पीड के साउंड पे। देखिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, टेम्परेचर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। अगर टेम्परेचर हाई होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी। डेंसिटी ऑफ मीडियम भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड का डेंसिटी कम होती है, और गैस का सबसे कम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा कि साउंड का स्पीड, मतलब साउंड आपके पास जल्दी ट्रेवल करती है। तो ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। बट एम्पलीट्यूड इसका कोई रीजन नहीं है, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड नहीं डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीट्यूड। और समझ में आई, टेम्परेचर डिपेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड। अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। डेंसिटी भी डिपेंड होता है, क्योंकि सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसमें स्पीड ज्यादा होती है साउंड की, लिक्विड में कम होता है तो उसमें कम होती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीट्यूड। डज नॉट बोल रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सॉरी 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है विच स्ट्रक्चर वाइब्रेट्स फर्स्ट व्हेन साउंड एंटर्स ईयर। अब देखिए एक टॉपिक आपके बुक में और था, ह्यूमन्स ईयर, मतलब कान, इंसान के कान के बारे में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज पढ़ा था, बट वो भी टॉपिक इस साल एनसीईआरटी डिलीट कर चुकी है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर वाइब्रेट। अब देखिए कान के अंदर, मतलब ईयर के अंदर एक ईयर ड्रम होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो एयर पार्टिकल जो होता है हमारे ईयर के अंदर जाती है, और वहां पे क्या होती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करती है, और वही वाइब्रेशन की वजह से हमको कुछ भी साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वाइब्रेट, क्या वाइब्रेट करता है, तो ईयर ड्रम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रिवाइब्रेशन इज, अभी हम जस्ट पढ़े थे रिवाइब्रेशन क्या होता है। रिवाइब्रेशन होता है मल्टीपल साउंड जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो रिवाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि विच वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड शार्पनेस ऑफ साउंड। अब देखिए शार्पनेस जो होता है मतलब तीखापन, जो वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जिसका हाईएस्ट होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका शार्पनेस भी हाई होगा। और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पिच का। फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पिच का। तो अब जिसका शार्पनेस डिसाइड करेगा वो करेगा आपका, फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, लाउडनेस तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, स्पीड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
पिच, ठीक है, शार्पनेस जो होता है वो पिच, लड़की का पिच हाई होता है कंपेयर टू बॉयज का पिच जो होता है वो थोड़ा लो होता है, ठीक है। अगर जिसका पिच लो होगा उसका आवाज भारी होगा और जिसका पिच हाई होगा उसका आवाज थोड़ा पतला होगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द साउंड हियर बाय ह्यूमन इज कॉल्ड, हाँ, जो साउंड इंसान सुन सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड। हमने अल्ट्रासोनिक साउंड आपको पढ़ा दिए थे। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड की बात करें तो होता है वो -20 हर्ट्ज से बिलो, कम, इससे कम, लेस देन। और ऑडिबल साउंड होता है जो इंसान सुन सकता है, जैसे मान के चले ये हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पहला ऑप्शन बोला है कि साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? नहीं। हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई सा भी हो। तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैस थ्रू देन सॉलिड, नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे फास्ट होता है कंपेयर टू गैस, गैस में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बोलता है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड। हाँ, सॉलिड में ज्यादा फास्ट होता है लिक्विड के कंपेयर में, लिक्विड में कम साउंड ट्रेवल जो करती है फास्ट ज्यादा किस में करती है? सॉलिड में, उसका स्पीड ज्यादा सॉलिड में होती है, लिक्विड में स्पीड कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं साउंड ट्रेवल्स एट सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, ये तो पूरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो था साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट था कि फास्टर गैस में फास्ट करती है, सॉलिड में, तो ये भी आपका गलत था। बट ऑप्शन नंबर सी अगर बात करें तो साउंड ट्रेवल्स करती है फास्टर, सॉलिड में ज्यादा स्पीड करती है देन लिक्विड, लिक्विड में कम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सब मीडियम में सेम ही स्पीड होता है, तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अब देखिए, हम आपको पहले बताए थे कि अगर हम मीडियम, बेसिस ऑफ मीडियम पे देखें तो साउंड जो बेसिस ऑफ मीडियम की अगर बात करते हैं, बेसिस ऑफ, तो दो टाइप्स के होते हैं वेव। क्या, कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरा होता है मैकेनिकल। ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो उसको बोलते हैं जिसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम ट्रेवल करने की। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। और मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप बताइए कि बेसिस ऑफ मीडियम की बात करें तो वो साउंड जो होगा मैकेनिकल वेव होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट हो जाती है, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो यहाँ पे बेसिस ऑफ मीडियम की बात करें तो मैकेनिकल वेव होगा। अब दूसरा बात करते हैं बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेसिस पे देखें तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होगा आपका ट्रांसवर्सल। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रेवल करती है वो इस फॉर्म में करती है, बैक एंड फोर्थ में, और जो ट्रांसवर्सल करती है वो करती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझिए लाइट जो होता है वो हमेशा लाइट का जो वेव होता है, लाइट वेव, वो हमेशा परपेंडिकुलर क्या करती है, ट्रेवल करती है। बट साउंड जो होता है वो हमेशा बैक एंड। आप ऐसे समझिए जैसे आप पत्थर वगैरह मारते होंगे पानी के अंदर, तो क्या होती है वो कुछ इस तरह से मतलब वेव एक फॉर्म से वो अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करती है, फिर इस तरह से फैलती है। तो यहाँ पे जो साउंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड हो जाएगा आपका
ट्यूबनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव जो होता है वो लाइट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर एक बोला ट्रांसवर्सल और मैकेनिकल, नहीं, ऑप्शन नंबर ए पूरा पूरा गलत है, क्योंकि ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है आपका लाइट, बट मैकेनिकल तो है। यहाँ पे एक गलत है और एक सही है। यहाँ पे बोला एक लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, मैकेनिकल हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल भी होता है साउंड और मैकेनिकल भी होता है क्या, साउंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स ये हो जाएगा आपका क्या, ये तो दोनों का दोनों लाइट हो जाएगा, ये आपका लाइट हो जाएगा, लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साउंड प्रोड्यूस बाय व्हेल्स एंड एलिफेंट। साउंड जो प्रोड्यूस होता है व्हेल और एलिफेंट वो होता है बिलो 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो व्हेल और एलिफेंट वगैरह जो साउंड निकालती है वो 20 हर्ट्ज से कम निकालती है, तो उसका जो उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा निकालेगी उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि विच फैक्टर अफेक्ट साउंड, विच फैक्टर अफेक्ट साउंड, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड इन गिवन मीडियम। इसमें कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी को स्पीड ऑफ साउंड से कोई मतलब नहीं है, इसका ये बताता है कि साउंड का पिच कैसा होगा, हाई होगा, लो होगा, क्या होगा। एम्पलीट्यूड को भी साउंड के स्पीड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये साउंड को एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर मतलब साउंड को बढ़ाता है, लाउडनेस वगैरह पे डिपेंड करता है। बट टेम्परेचर जो होता है वो साउंड के स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट जो करता है स्पीड ऑफ साउंड को वो करता है टेम्परेचर, पिच भी नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं करता है, एम्पलीट्यूड भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग मेल एंड फीमेल वॉइस। मेल और फीमेल वॉइस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेल का ये फीमेल का है, कैसे पता चलता है। तो ये पता चलता है पिच के कारण, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि गर्ल्स का पिच क्या होती है, हाई होती है, और बॉयज का पिच क्या होती है, लो होती है। हाँ, बट अगर आपको ऐसा समझिए, एक चीज और बताइए, आप अगर मतलब आप कैसे जानते हैं कि ये किसकी वॉइस है। वैसे मान के चले कि आप अपने फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स कहीं से भी दूसरे, आप नहीं देखें, कोई डार्क रूम वगैरह में बैठा हुआ है, आप कहीं बाहर है और वो कुछ बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि वो उसकी वॉइस है। वो पता है कैसे, किस पे डिपेंड करता है, वो करता है टोन पे, जिसको लोग टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड होता है टोन पे। बट पिच जो होता है ये आपको क्लिफाई कर देगा कि बॉयज का वॉइस है या फिर गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल्स का पिच हाई होती है और जिसका पिच हाई उसका फ्रीक्वेंसी हाई, और जिसका पिच लो उसका फ्रीक्वेंसी लो। तो बॉयज का पिच लो और गर्ल्स का पिच हाई। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स, क्या करता है मेल और फीमेल का वॉइस, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड्स ऑन पिच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच साउंड हैज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम साउंड, आपको ये भी पता होगा साउंड एक एनर्जी है। अब इसमें मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम क्या होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। यहाँ पे बोला एम्पलीट्यूड हाई है लेकिन फ्रीक्वेंसी लो है, एम्पलीट्यूड हाई है फ्रीक्वेंसी भी हाई है, और जिसका फ्रीक्वेंसी देखें, इसका अगर हम वेव बनाए तो इसका वेव इस तरह से बनेगा, और इसका लो एम्पलीट्यूड है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो वेव बनेगा वो इस तरह से बनेगा। समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे बोला हाई एम्पलीट्यूड और लो फ्रीक्वेंसी। हाई एम्पलीट्यूड, इसका जो वेव बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब इसका देखते हैं हाई एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी, इसका जो वेव बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब बताइए, आप ही बताइए कि ये चार वेव में से आपको किसका लग रहा है कि किस वेव का मतलब मैक्सिमम एनर्जी किसमें लगा होगा, इसमें, ये वाला में, ये वाला में, इसमें, और या फिर इसमें। तो आप बता दीजिएगा कि ये वाला जो है इसमें मैक्सिमम एनर्जी लगा होगा। तो ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाई एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 36 नहीं था, हाँ तो 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है एको इज नॉट हियर इन ए स्मॉल रूम बिकॉज क्योंकि एको को सुनने के लिए उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट का, मतलब एको जहां से निकल रही साउंड और रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 मीटर, और रिफ्लेक्ट होकर साउंड आने में कितना टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकंड से कम, तभी आपको एको सुनाई देगी। अब बताइए आप एक रूम में बैठे हुए हैं, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, 2 मीटर, सॉरी 5 से 4 मीटर के लगभग होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर होगा। क्या 17 मीटर हो सकता है? नहीं होगा। तो इसीलिए आप अगर एक रूम में बैठे, स्मॉल रूम कहने का मतलब है कि इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 7 मीटर मान लेते, 7 मीटर से कम ही होगा, तो 7 मीटर है। अब यहाँ पे एको सुनाई नहीं देगा बिकॉज क्योंकि एको सुनने के लिए आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस आपसे और रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 17.2 मीटर, और 17.2 मीटर तो यहाँ पे डिस्टेंस है नहीं, तो आपको एको सुनाई नहीं देगा। तो यही बोल रहा है कि साउंड इज एब्जॉर्ब, गलत, साउंड ट्रेवल टू फास्ट, नो, रिफ्लेक्टेड साउंड रीच बिफोर 0.1 सेकंड, हाँ, क्योंकि जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी अगर 7 मीटर का है रूम तो वो 0.1 सेकंड से पहले आपको सुनाई दे देगी, इसलिए एको नहीं सुन सकता किसमें, स्मॉल रूम में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस बिफोर 0.1 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एको समझ में आएगा, रिवाइब्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, एको भी सुनाई समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17, मैक्सिमम डिस्टेंस 17, एयर में अगर बात करें तो 17.2 मीटर होती है, और जो रिफ्लेक्टेड होके जो आ जाती है वो साउंड वो 0.1 सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द पिच ऑफ साउंड। अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो साउंड का जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग स्पीड। तो पिच जो होता है अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो अगर आप इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो पिच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इंक्रीजिंग पिच। अगर पिच को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पिच का, कौन, फ्रीक्वेंसी। अगर आप पिच को हाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 नंबर, ज्यादा नहीं बस 11 क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम 10-5 मिनट में कर लेंगे। क्वेश्चन 39 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है कि पिच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, नहीं, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, पिच डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच भी हाई। ऑप्शन नंबर बी बोला है लाउडनेस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नहीं, लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है पिच पे, इंटरचेंज। अब यहाँ पे देखिए पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो गया, पिच डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, और स्पीड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं, स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पे, अगर मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है स्पीड। ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप मीडियम होता है ये करता है मीडियम पे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पे। बस समझ में आई? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोला विच वेव प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एको फॉर्मेशन। इसमें कौन सा वेव प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है एको। तो एको होता है रिफ्लेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्ट करा है तभी आपको एको सुनाई देगा। एको जो होता है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्ट पे। तो रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन है तभी, सॉरी, ओहो क्या हो गया, देखिए एको जो आपको सुनाई देगा, एको जो डिपेंड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका होता है रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन की वजह से एको आपको सुनाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है कितना 17.2 मीटर, डिस्टेंस कितना 17.2 मीटर, और टाइमिंग की बात करें तो 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है द रेंज ऑफ वुमेन हियरिंग डिक्रीज विथ। अब समझिए कि आपने ऐसा देखा होगा कि आपका दादा वगैरह एज होने के, मतलब एज जब बढ़ती है तो क्या होता है, वो सुनने का क्षमता उसका कम हो जाता है, मतलब कम सुनने लगता है। जैसे एज डिपेंड, मतलब एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आपको सुनाई कम देने लगेगी।
तो नहीं बोलता कि जैसे बूढ़े हो गए तो अब इसको कम सुनाई देता है। तो वो डिपेंड्स करता है कि मतलब जो इंसान होता है वो पहले मिनिमम मतलब 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम का वॉइस को सुन सकता है। लेकिन जब एज आपका इंक्रीज हो जाएगा ना, वैसे अभी मैक्सिमम जो हम लोग सुनते हैं ना, वैसे बोलने का ही 20,000 हर्ट्ज तक तो सुन सकते हैं, बट हम लोग जो नॉर्मल सुनते हैं वो 15,000 हर्ट्ज का ही सुन पाते हैं। बट धीरे धीरे जब आपका एज एज जब होने लगेगा, जब आप बूढ़े मतलब होने लगेगा जो भी है, तो आपका जो सुनने का हियरिंग मतलब सुनने का जो क्षमता होगी ना वो कम होती जाएगी। तो ये बोला है कि इंक्रीज इन एज, अगर आपका एज इंक्रीज होता है तो आप अपना हियरिंग डिक्रीज होता जाएगा, मतलब सुनने का क्षमता कम होने लगेगी। इंक्रीजिंग लाउडनेस नहीं, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड नहीं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ नहीं, क्या होना चाहिए वुमेन्स जब मतलब एज जब बढ़ता है तो वो सुनने का क्षमता उसका कम होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है साउंड वेव ट्रांसफर। साउंड वेव हम आपको बताए थे कि जब साउंड वेव जाती है तो एक्चुअल उसका जो पार्टिकल्स होता है वो मूवमेंट नहीं करता है, उसका पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता, वो क्या करता है अपने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अपना एनर्जी उसको दिया, फिर वो ट्रांसफर किया, तो जो ट्रांसफर करता है वो क्या मैटर नहीं एनर्जी, ओनली एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसका ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए राइट आंसर। बहुत मैटर एंड एनर्जी, ये गलत हो जाएगा आपका, नाइदर मैटर एंड एनर्जी, ये भी गलत। क्या फॉर्म ट्रांसफर करता है तो एनर्जी को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, मैरोमीटर। थर्मामीटर इसमें साउंड का कोई काम ही नहीं है। माइक्रोस्कोप ये देखने में काम आता है, इसका भी साउंड में, इसका भी इसमें साउंड का कोई काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कुछ इस शेप में होता है। अरे जो भी है भाई, कुछ इस शेप में, जो भी डॉक्टर वगैरह के पास देखे होंगे स्टेथोस्कोप, वो क्या करता है जैसे यहाँ से यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाइब्रेट होता है, कुछ इस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट होते होते ईयर में सुनाई देता है। इस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट वगैरह साउंड, स्टेथोस्कोप की बात करें हम तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके सुनाई देता है। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 बोला है विच फ्रीक्वेंसी corresponding to infrasonic waves। Which frequency corresponding the infrasonic waves। infrasonic waves क्या होता है पहले ये समझिए। अल्ट्रासाउंड का बात करते हैं पहले। अल्ट्रासाउंड में हमने आपको पढ़ाया था जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। और इंफ्रासोनिक साउंड क्या बताए थे, इंफ्रासाउंड वो बताए थे कि बिलो कितना 20 हर्ट्ज, अगर इससे कम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर पहला है 5A, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 5 हर्ट्ज। हाँ, इंफ्रासोनिक साउंड ये बोला है 50, ये कितना है, ये ज्यादा किससे 20 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ये भी 20 हर्ट्ज से ज्यादा, ये भी नहीं होगा, और ये तो है ही। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 5 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक साउंड आपका कितना होना चाहिए 5 हर्ट्ज के बराबर। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। हर्ट्ज जो होता है वो किसका ऐसा यूनिट होता है, हम आपको पहले बता दिए थे। Two sounds have the same pitch and loudness but sound different. This difference is due to। अब देखिए दो साउंड है जिसका पिच और लाउडनेस सेम है बट उसका डिफरेंट है, डिफरेंस ऑफ ड्यू टू। अब डिफरेंस होता है वेव फॉर्म, वेव फॉर्म की वजह से उसका साउंड डिफरेंस हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम पिच होगा, सेम लाउडनेस भी होगा, बट उसका जो वेव फॉर्म होगा, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये समझिए, अब देखिए इसका कुछ वेव फॉर्म इस टाइप से है और इसका जो वेव फॉर्म होगा कुछ इस टाइप से होगा। सेम पिन सेम लाउडनेस होने के बाद भी दोनों का वेव फॉर्म क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है अ साउंड वेव इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर विच क्वांटिटी डेफिनेटली चेंजेस। अब आपको पता होगा कि साउंड का जो स्पीड होता है वो एयर में मतलब हवा में कम होती है और वाटर में मतलब लिक्विड में ज्यादा होती है। तो अगर साउंड एयर से वाटर में जा रही है मतलब फ्रॉम एयर इनटू वाटर, जैसे एयर से हवा से पानी में जाएगी तो उसका स्पीड क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो क्या हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड क्या हो जाएगी आपका, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एयर में जो होता है उसका स्पीड जो एयर में बात करें तो वो कम होता है मतलब गैस में, और वाटर में क्या होता है, हाई होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसमें, जब वो एयर से वाटर में, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब वो एयर से वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब एयर से वाटर में जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ मीडियम इज लो टेम्परेचर, ये नहीं हो जाएगा, जीरो फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं होगा, लेक ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ मीडियम का पार्टिकल्स नहीं होगा, जिसकी वजह से साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मीडियम नहीं होने के कारण साउंड होता है, मीडियम नहीं होने के कारण साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं, वैक्यूम मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, कोई भी पार्टिकल्स नहीं। तो अब जब वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स होगा ही नहीं तो वहां पे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो एब्सेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जब एब्सेंस वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 क्वेश्चन वो बोल रहा है 48 नंबर बोला है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव्स इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक वेव के सही है। दे आर ऑडिबल है टू वुमेन्स, नहीं, क्योंकि इसका अल्ट्रासोनिक अगर बात कर रहा है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको वुमेन्स नहीं सुन सकता है। तो ऑडिबल तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि दे हैव लो फ्रीक्वेंसी, हाँ अल्ट्रासोनिक साउंड है तो इसका लो फ्रीक्वेंसी, नहीं ये भी नहीं होगा। दे हैव हाई एनर्जी, हाँ इसका एनर्जी हाई होने के कारण वो नहीं सुन सकता, अल्ट्रासोनिक का एनर्जी बहुत हाई होती है जिसकी वजह से वुमेन्स नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी दे ट्रेवल स्लोअर देन द ऑडिबल साउंड, नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी टिम्बर। इसका हमें था इंतजार, इसी को हम लोग टिम्बर। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग टोन, और या फिर इसको क्वालिटी ऑफ साउंड भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका क्वालिटी ऑफ साउंड। अब समझिए टिम्बर क्या होता है। टिम्बर जो होता है वो किसी भी इंसान का सेम नहीं हो सकता है, किसी भी का भी नहीं। हाँ जो हम कॉपी करते हैं दूसरे का मिमिक्री करते हैं वो हम टिम्बर को ही कॉपी करते हैं, टोन को ही कॉपी करते हैं। जैसे कोई मोदी जी का कॉपी कर लेता है या फिर कोई किसी का कॉपी करता है, जो भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस वगैरह जो भी है वो क्या कॉपी करता है, टोन को, किसी के टोन को ही। तो टिम्बर जो होता है वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, पिच भी आपका सेम हो जाएगा, बट टिम्बर टोन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। टोन की वजह से या दूसरे मतलब किसी भी इंसान का वॉइस को हम बता सकते हैं कि वो किसका आवाज है या फिर किसकी है। तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टोन के कारण। तो अब बोला है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ साउंड बोले या टोन बोले या टिम्बर बोले ऑफ साउंड। वेव फॉर्म नहीं, हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी, शेप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो विच फैक्टर, हाँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेव फॉर्म, नहीं वेव फॉर्म की वजह से नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हार्मोनिक्स ये भी नहीं हो जाएगा। हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसका, फ्रीक्वेंसी ये सब करता है, बस फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शेप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ये भी गलत है। जो नहीं, अगर हाँ पूछता तो ये ऑप्शन तीनों सही था, बट ना पूछ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी आपका अफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे जो आपको कमेंट सेक्शन में मतलब उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और ये
कैसा लगा आपको ये भी बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। द डिस्टर्बेंस ट्रेवल बाय साउंड इन वन टाइम पीरियड, जो डिस्टर्बेंस होता है साउंड का एक टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितना हम कंप्लीट करते हैं, क्या एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। स्पीड क्या होता है, सॉरी स्पीड तो आपको पता ही होगा। वेवलेंथ हो गया इसका आंसर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि जैसे देखिए ये हो गया आपका वेव, इसका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क आपका क्या है। पहला होमवर्क है आपका विच एनिमल यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर, हाँ तो ये आपके लिए होमवर्क है कि बात करने के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कौन करता है। डॉग करता है, बैट करता है, बैट मतलब बोले चमगादड़, कोरोना वायरस ऐसे भी समझ सकते हैं जो चाइनीज लोग, एलिफेंट या फिर काउ। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका जो आपको आंसर देना है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और एक और होमवर्क होगा आपके लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम लेके आए थे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन, इसमें से कौन सा मटेरियल साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट है। स्टील, ग्लास, वुड, फॉर्म। ये इसका शायद आंसर हमने आपको क्लास के बीच में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लास के बीच में हम इसका आंसर आपको बताए थे। तो ये भी आप होमवर्क में दीजिएगा। और बाकी ये सेक्शन आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस चैप्टर से चाहिए वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप बताइएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो मतलब नेक्स्ट चैप्टर आप किस चैप्टर पे चाहते हैं 9th 10th के साइंस का, वो भी आप बताइएगा। बाकी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।